you see me and hear me? Good morning, all of you. कल 25 से आज वापस 19 हो गए. Okay. Anuja and who was the boy? Aditya. आज से हम काम चालू कर देंगे ग्रुप का. Anuja and Aditya, are you there? Okay. ठीक है, तो we'll talk in the afternoon and then we'll see how we go about the group. Fine. Now we'll go back to yesterday's topic. So let me open up the file. कल के बारे में कोई डाउट्स? एक मिनट, I'm just picking up the files. Just give me 2 minutes. Okay, all of you, today, yesterday I have started our chat group on WhatsApp. तो आप सब लोग को लिंक मिलेगा. Okay, that link will come from Prashant sir, Prashant Jagdale, who is the admin for the online program. तो वहां से आएगा. ठीक है, या तो you can directly join. तो आज कैसे भी करके ध्यान रखना अपने WhatsApp पे, and as soon as possible join the WhatsApp. ठीक है, एंड वहां पे वी वांट, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट डे पे हमने आई वाज आस्किंग फ्रॉम सम बेसिक इंफॉर्मेशन, सो वो बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप भेजना अपने नाम के साथ. ठीक है, नाउ we'll get back to our studies. So yesterday if you remember मैंने बताया था कि the purpose of doing this chapter is कि छोटे से छोटा टॉपिक हो, जैसे स्पीशीज है, बायोडाइवर्सिटी है. सो 11th और 12th में आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है और पढ़ना पड़ता है. Okay, so it will not be superficial like 9th and 10th. That is one. दूसरा, यूजुअली आपके 9th और 10th तक कैसे होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक टॉपिक के बारे में आपको चाहिए वो उसी चैप्टर में दी जाती है ना. सो यू नो के वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कहाँ पे खोजना है इंफॉर्मेशन. यूजुअली इट विल बी इन वन टॉपिक, बट व्हेन यू कम टू 11th एंड 12th, तो वन टॉपिक में बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5-6 डिफरेंट चैप्टर्स, है ना. तो एनसीईआरटी इज अ वेरी नाइस बुक, बट ये एक प्रॉब्लम होता है कि नीट में जो पूछा जा सकता है, समझो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चंस है, सो देयर विल बी 100 डिफरेंट पॉइंट्स एंड 100 डिफरेंट टॉपिक्स ऑन विच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी. लेकिन वो सभी 100 पॉइंट्स आपको एक जगह पे या एक चैप्टर में नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे. सो यूजुअली व्हाट डू आई डू, मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो वी हैव गॉन थ्रू ऑल द चैप्टर्स. सो जहां जहां जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बायोडाइवर्सिटी के मिलते हैं हम इकट्ठा करके ये चैप्टर में डाल देते हैं. सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू स्टडी. अब इसमें प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत के कुछ जो चैप्टर होते हैं, जैसे अभी ये लिविंग वर्ल्ड हम कर रहे हैं,
तो उसमें बायोडाइवर्सिटी 2 लाइन ही दिया है, लेकिन हमने जब बात किया तो हमने पूरा आधा घंटा बायोडाइवर्सिटी पे बात किया, बिकॉज मैंने आपको फ्यूचर चैप्टर्स के भी कुछ पॉइंट्स बताए. ओके, सो व्हेन यू गो टू द टेक्स्ट बुक एंड इफ यू आर रीडिंग चैप्टर 1 और वहां पे अगर बायोडाइवर्सिटी का इंफॉर्मेशन खोज रहे हो तो शायद आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, बट दैट शुड नॉट वरी यू. ओके, क्योंकि नोट्स में यूजुअली टीचर्स इस तरह की चीजें दे देते हैं और मेरा नोट्स तो यूजुअली कंप्लीट होता है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. सो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे. सो यू शुड नॉट वरी कि एनसीईआरटी में क्यों नहीं दिया है, वो आगे कोई चैप्टर में दिया होगा. ठीक है, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, प्लीज डोंट स्टार्ट स्टडिंग अदर बुक्स. जैसे एलन्स के नोट्स कोई ले लेगा, कोई उस दूसरा कोई टारगेट वारगेट का बुक ले लेगा, प्लीज डोंट डू दैट. आपको एनसीईआरटी आपका बेस बनाना है. दूसरा आपको मेन पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द नोट्स दैट आई गिव यू. फिर आपको एमटीजी बाय करना पड़ेगा. मैंने बताया था एमटीजी, दैट इज फॉर गेटिंग योर बेसिक क्वेश्चंस. हर एक चैप्टर पे आपको 100 से 150 क्वेश्चंस मिलेंगे. एंड व्हेन द डिफरेंट क्वेश्चंस आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर. ओके, सबसे फायदा एमटीजी का ये होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन पीछे दिया होता है. सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग आप तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो. दैट सेव्स लॉट ऑफ टाइम. नहीं तो अक्सर हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं, एक चीज नहीं आती है तो फिर आगे पढ़ने को दिल नहीं करता है. ओके, सेकंड, आप ऑनलाइन में हो तो उसके अपने फायदे भी है और नुकसान भी है, बट सबसे बड़ा फायदा ये है कि एनी टाइम यू कैन गो टू द इंटरनेट एंड चेक आउट फॉर इंफॉर्मेशन, एंड यू मस्ट डू दिस. ओके, दूसरा, जब आपको टैब मिलेगा तो उसमें भी आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एलन्स जो इंस्टीट्यूट है ना, नंबर 1 इंस्टीट्यूट एलन्स, उसके नोट्स आपके टैब में होंगे. फिर हमारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे. वी विल बी सेंडिंग यू नोट्स हर एक चैप्टर का जो टैब पे होगा. ओके, सो यू मस्ट एक्सेस इंफॉर्मेशन, अटक नहीं जाने का. और कभी अटक गए तो तुरंत मैसेज में भेज देने का. इवन इफ इट इज नॉट आवर डे ऑफ स्टडी, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो यू मस्ट send the question. I will answer it on the group. Okay, so we will go about it. Now we go to nomenclature. Nomenclature मतलब क्या? A method of giving names, biological names to different organisms. मोनेरा को मोनेरा क्यों बोलते हैं, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा क्यों बोलते हैं, इसके लिए जो रूल्स होते हैं दे ऑल कम अंडर नॉमेनक्लेचर. ठीक है, ये टॉपिक मैं अभी ज्यादा नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट इज अ टॉपिक बाय इटसेल्फ, वो हम बाद में करेंगे. लेकिन एक पॉइंट्स हम बोल लेते. नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ चीजें जो जरूरी होती है. पहले तो अगर कोई एनिमल या प्लांट या कुछ भी हमको मिलता है और हमको उसको नाम देना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका शेप, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी कैसा है, क्या है. ओके, फिर उसके बाद वी हैव टू कंपेयर इट विद अदर एनिमल्स जो सिमिलर हो. फिर अदर एनिमल्स या प्लांट्स अगर उसके जैसे है, सो व्हाट वी डू, हम उस नए एनिमल को एक नोन ग्रुप में डाल देते. ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ टेक्सॉन. आई विल कम टू दैट. ओके, सो पहले तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन चाहिए कोई भी चीज को नाम देने के लिए. उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके कंपेयर करना चाहिए विद अदर नोन एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यू नो. Okay, and based on this there are world bodies like ICBN, International Center for Biological या Botanical Nomenclature, ICBN. So suppose you are a scientist or even if you are not, but if you find some new plant और उसको आपको नाम देना है तो आप ऐसे ही अपना उसका नाम नहीं रख सकते हो, बायोलॉजिकल नेम. यू हैव टू सजेस्ट कि वाई आपने वो नाम दिया उसको. फिर आपको ये वेबसाइट पे, आईसीबीएन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां आपको अपलोड करना पड़ेगा. देयर दे हैव अ टीम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट्स हु विल स्टडी कि भाई ये सचमुच नया प्लांट है क्या. सो या तो व्हाट हैपेंस, समटाइम्स आप यहाँ कुछ इंडिया में नया खोजे, साइमल्टेनियसली समबडी हैज फाउंड द सेम प्लांट इन अमेरिका, है ना. एंड व्हाट विल हैपन इज कि इंडियन सोचेगा कि मैंने इसके पहले खोज की है एंड अमेरिकन सोचेगा कि मैंने की है. एंड एवरीबडी वांट्स टू गिव देयर नेम टू द न्यू डिस्कवरी. तो किसने पहले डिस्कवर किया
उसकी डेटा पहले ली जाएगी, एंड दिस ICBN इंटरनेशनल सेंटर फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर वो उसको स्क्रूटिनाइज करेगा, 1 साल तक वो वेबसाइट तक रखेगा। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो दूसरे रिसर्चर्स को या दूसरे बॉटनिस्ट को या जूलॉजिस्ट को, एंड इफ किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो दैट बायोलॉजिकल नेम उसको दिया जाएगा। ओके, वैसे यू हैव ICZN इंटरनेशनल सेंटर फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICTV इंटरनेशनल सेंटर फॉर वायरसेस, टी क्या है, टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। टेक्सॉन मतलब अ ग्रुप, it is a Latin name. Taxon means a group or a branch, okay, branch of animals or a group of animals. So taxonomy of viruses. Okay, so that is the importance of nomenclature. Okay, अब ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, मतलब बायोलॉजी में इफ यू नो तो यूजुअली कोई भी ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप नीचे देखोगे, सी इन द सेकेंड कॉलम डाउन, मैंगो इज कॉल्ड मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ मैंगीफेरा is the genus name and indica is the species name, है ना। ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमंस? जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका है, ऐसा ह्यूमंस का क्या है? होमोसेपियंस इनकम्प्लीट। और आगे, वी आर होमोसेपियंस बट वी आर मोर मॉडर्न होमोसेपियंस, तो ये इनकम्प्लीट है ना। वेरी गुड, सो होमोसेपियन सेपियन। So most of the animals and plants they have a binomial name, मतलब उसके 2 नाम होते हैं, जिसमें पहला जीनस होता है, दूसरा होता है उसका स्पीशीज। सो मैंगीफेरा इंडिका और होमो सेपियन, सेपियन मतलब वाइज। ओके, सो वाइज मैन, होमो मतलब मैन, वाइज मैन। लेकिन जब ओरिजिनल डिस्कवरी होती है तब ये 2 नाम दिया जाता है, फिर पता चलता है कि होमोसेपियन में और भी एक कैटेगरी है। जैसे आगे जाके आप देखोगे देयर समथिंग कॉल्ड होमोसेपियन फॉसिलिस। तो पहले ह्यूमन बींग्स के फॉसिल मिले थे, तो दे थॉट के 2 नाम से उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा होमोसेपियन। लेकिन जब वेरी क्लोजली रिलेटेड टू दैट और फॉसिल मिला ऑफ सम मैन लाइक क्रीचर्स जो पहले रहते थे, तो दैट उसको नाम दिया होमोसेपियन फॉसिलिस। मतलब उसका सिर्फ फॉसिल मिला है, लेकिन मैन ऐसा इंसान जिसका सिर्फ फॉसिल मिला है, बट इट इज नॉट मॉडर्न मैन। तो जब ये दूसरा मैन लाइक क्रीचर का फॉसिल मिला, तब उन्होंने सोचा कि फिर होमोसेपियन को अलग कैसे किया जाए, तो मॉडर्न मैन को नाम दिया होमोसेपियन सेपियन, मीन्स अ थर्ड part of the word was introduced. So rarely some species will have a 3-word nomenclature, but otherwise biology में हम binomial मतलब 2 नाम वाला nomenclature यूज करते हैं। हर एक चीज को 2 नाम से डिस्क्राइब करते हैं, genus and species. Okay, most of the names are in Latin. Most of the biological names are in Latin, not in English, नॉट इन अदर कॉमन लैंग्वेज लाइक हिंदी और फ्रेंच या स्पेनिश जो बहुत कंट्रीज में बोला जाता है। ओके, ऐसा क्यों? लैटिन में क्यों बोलते हैं? वाई टू राइट अ नेम इन लैटिन? आधे तो हमको वो समझते भी नहीं, फिर भी लैटिन में ही उसका नॉमेनक्लेचर रखते हैं, ऐसा क्यों? एनीबडी कैन टेल मी? Why use Latin for nomenclature? तमिल क्यों यूज नहीं करते, गुजराती हिंदी क्यों यूज नहीं करते, इंग्लिश क्यों यूज नहीं करते? नो आइडिया, गुड आइडिया। ओके, दैट इज बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। मतलब आज की तारीख में नोबडी स्पीक्स लैटिन, मतलब लैटिन लैंग्वेज में चेंजेस अभी नहीं हो सकते, चेंजेस नहीं हो सकते, विच मीन्स इट इज अ डेड लैंग्वेज। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में एक तरह का लैटिन बोला जाता है या इंडिया में दूसरा तरह का लैटिन बोला जाता है, इट इज अ फिक्स्ड एंड डेड लैंग्वेज। तो जब हमको वर्ल्ड ओवर साइंटिस्ट से डेटा लेनी है
और सबको समझे ऐसी बात करनी है तो वी शुड यूज अ कॉमन लैंग्वेज। एंड कॉमन लैंग्वेज मतलब जो साइंटिस्ट समझेंगे, और दूसरी उसमें कोई कंट्रोवर्सी वर्ड्स कुछ नहीं होने चाहिए। सो दैट इज व्हाई लैटिन इज यूज्ड। ओके, इट इज कॉल्ड अ डेड लैंग्वेज जिसमें चेंजेस आर नॉट अलाउड नाउ। ओके, सो डिटेल्स ये एक चैप्टर का कल आंसर करने वाले हैं, बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, टेक्सोनॉमी। ओके, तो yesterday या डे बिफोर इफ यू रिमेंबर हमने एक इवोल्यूशनरी ट्री बताया था जिसमें शूट है, बेस पे हमने देखा था प्रोटिस्टा है, और फिर अदर एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम देयर। तो ये राइट साइड में अगर आप देखोगे, ये राइट साइड में फिगर दिख रहा है ट्रायंगल जैसा, उल्टा ट्रायंगल। यू सी द राइट साइड ऑफ द स्लाइड। यस और नो? मेरा कर्सर मूविंग दिख रहा है? अमृता, कैन यू सी माई मूविंग कर्सर? ओके, सो दिस राइट साइड में जो फिगर है दैट इज ऑल्सो एन इवोल्यूशनरी ट्री, लेकिन इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ किया है बाय स्ट्रेट लाइंस। तो नीचे ये शू रूट है और उसमें से ब्रांचेस आ रहे हैं। नाउ ईच ब्रांच इज कॉल्ड अ टेक्सॉन, एंड टेक्सॉन मींस अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो समझो सब पॉरीफेरा और पॉरीफेरा जैसे एनिमल्स को एक ग्रुप या टेक्सॉन में डाल दिया। सो इट इज अ ब्रांच विच हैज सिमिलर एनिमल्स। ओके, सो टेक्सोनॉमी मतलब क्या? पूरे दुनिया में जो भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है फ्रॉम मोनेरा टू ह्यूमन बींग्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना और फिर उसके स्टडी करके उनको अलग अलग ग्रुप में बांटना। सो इट इज लाइक लाइब्रेरी में हम जैसे जाते हैं, सपोज यू वांट टू सर्च फॉर अ लाइब्रेरी, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ऑथर के नाम से स्टडी सर्च करते हैं बुक्स को, कभी कभी सब्जेक्ट के नाम से करते हैं। लेकिन अगर हैपेजार्डली कैसे भी अगर लाइब्रेरी में बुक्स रख दिया जाए तो हमको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। बट इफ वी नो कि हमने सब्जेक्ट वाइज बुक्स करके रखी है, तो जहां पे वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बुक्स होगा वो सब्जेक्ट वाला, वहीं पे हम जाके ढूंढेंगे, बिकॉज ऑल द बुक्स ऑफ दैट सब्जेक्ट यू विल फाइंड इन दैट रीजन, दैट पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी। सो ऐसे ही अगर इतने सारे 1.7 या 1.8 मिलियन स्पीशीज को याद रखना है या समझना है, ढूंढना है, खोजना है, स्टडी करना है, then it is better if we classify them and put them into different groups. So okay, जिसमें हर एक ग्रुप में थोड़ा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा। सो इस स्टडी को टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ओके, एंड a taxon means a group of animals or a branch of animals which have similar characteristics. उसका प्लूरल है टेक्सा, सो you have one taxon and many taxa। ठीक है, नाउ टेक्सोनॉमी ये बहुत जूना ब्रांच है। इफ यू पहले देखा कैरोलस लीनियस ने मतलब 200-300 साल पहले ये आइडिया निकाला था, लेकिन उस वो आइडिया बहुत बेसिक था, उसमें मॉडर्न चेंजेस किए गए। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी को बोला जाता है सिस्टमैटिक्स, मींस अ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, सिस्टमैटिक्स। ओके, सो यू मस्ट नो दीज वर्ड्स, हम आगे जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा। So now my first slide is over and I am just running through ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे about the different words that we will use in the future chapters. Don't worry अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं रहा है, आज and maybe next week also I am going through all the chapters of your book just to make you realize कि कौन सा चैप्टर कहाँ है और किस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है। Okay, now I am getting out of this book slide and I will get a new slide. अभी ये नया स्लाइड दिख रहा है आपको, इवोल्यूशनरी ट्री वाला? ओके, वेरी गुड। सो दिस इज मोर डिटेल्स ऑफ टेक्सोनॉमी
कि वो कैसे डिवाइड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खोजते हैं एनिमल्स के, फिर उसको अलग अलग ग्रुप्स में कैसे करते हैं, वो डिटेल में जो भी आपको चैप्टर सिखाएगा वो आपको करेगा. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल्स. ओके. नाउ द डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ये फॉन्ट साइज ठीक है? लेफ्ट साइड का फिगर आपको छोटे छोटे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? ओके. सो नाउ यू सी द लेफ्ट साइड फिगर, डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. अगर आप सबसे नीचे देखोगे ट्राइंगल के लोअर टिप पे यू हैव स्पीशीज, और सबसे ऊपर देखोगे तो लिखा है डोमेन. ओके. उसके नीचे किंगडम. तो यूजुअली वी डिवाइड the animals into different groups according to the species, according to the genus, according to the family, according to the order, class, phylum and kingdom. आपके सिलेबस में किंगडम तक है, ये डोमेन आपके सिलेबस में नहीं है. ओके. फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, किंगडम एनिमलिया, उसके अंदर हम स्टडी यहाँ पे दिखा है फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट्स, मतलब आपके वर्टिब्रेट टाइप ऑफ एनिमल्स. उसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं ग्रुप मेमेलिया. उसके अंदर कार्निवोरा क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, मींस कार्निवोरस एनिमल्स. फैमिली कैनिडी, कैनिडी मतलब कैट्स. उसके अंदर sorry, Canidae means the canine animals which have good canines. Then you have vulpes and species. So कोई भी एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करेंगे, we have to know it belongs to which kingdom, we have to know which phylum it belongs to, वो कॉर्डेट है नॉन कॉर्डेट है. ठीक है. फिर ये जो बीच वाला है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये यूजुअली आपको याद नहीं रखना पड़ता है, डायरेक्टली आपको उसका स्पीशीज याद रखना पड़ता है. ओके. सो एवरी एनिमल वेन एवर इट इज स्टडीड, उसको ऐसे कैटेगरी में बांटा जाता है, एंड दीज आर कॉल्ड द डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ओके. नाउ वी कम डाउन. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्पीशीज एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज. बट उसके पहले मैं एक, you can take a 2 minute break and then I will start this. Okay. So अभी 12:04 हुआ है, 12:10 को हम स्टार्ट करेंगे, एंड दिस टॉपिक ऑफ स्पीशीज हमको डिटेल में करना है. ओके. 12:10 को वी विल स्टार्ट.
Okay, so now can you hear me and see me? Can you hear me and see me? Okay, thank you. So what is a species? पहले आप लेफ्ट साइड की कॉलम में देखोगे, so we have given names of certain species, जैसे होमो सेपियन सेपियन, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया, ये बैक्टीरिया है. पेरीप्लेनाटा अमेरिका मतलब क्या? पेरीप्लेनाटा अमेरिका ये कौन है? पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना. आई टोल्ड यू मैंगीफेरा इंडिका मीन्स मैंगो. सोलेनम ट्यूबरोसम मीन्स पोटैटो. पैंथेरा लियो मीन्स lion. तो ये these are names of species and every species is named by two names. Some species जो ऊपर है होमो सेपियन सेपियन, they are named by three names. Okay, लेकिन what is Periplaneta americana? Anybody knows? Periplaneta americana ये कौन सा स्पीशीज का नाम है? जैसे होमो सेपियन सेपियन मतलब ह्यूमन बींग्स, तो मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो. तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना क्या चीज है? बोलो, यू शुड नो दिस. आपको 9th-10th में शायद होगा. ओके, दिस इज द नेम ऑफ द अमेरिकन कॉकरोच. पेरीप्लेनेटा मतलब पूरे प्लेनेट में मिलता है, लेकिन उसका ओरिजिन हुआ था इन यूएसए, अमेरिका. ठीक है, सो दैट इज कॉकरोच. सो दैट इज हाउ यू नेम अ स्पीशीज. बट व्हाट इज अ स्पीशीज? आप कोई ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कब बोलोगे कि ये ऑल दीज एनिमल्स बिलोंग टू वन स्पीशीज? ओके, सो फर्स्ट नंबर देखो, नंबर 1, all animals in that group should be closely resembling each other. एक दूसरे जैसे होने चाहिए. First. Second, very important, they should be naturally interbreeding. Naturally interbreeding means they can mate with each other and reproduce. Okay, so एक जैसे दिखने चाहिए. They should be able to breed and reproduce. Then they should produce fertile offsprings. मतलब रिप्रोडक्शन करके फिर आगे बच्चों में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है तो क्या फायदा है? then you cannot propagate the species आगे नहीं लेके जा सकते हो. so the offsprings, उसके बच्चे भी fertile होने चाहिए. all of them should have one common ancestor. मतलब जैसे हम भी, चिंपांजी भी, गोरिल्ला भी, हम सब we come from one common ancestor, that is a monkey. तो एक common ancestor होना चाहिए. लेकिन common ancestor होने के बाद क्या चिंपांजी हमारे जैसा दिखता है? नहीं दिखता है. सो दे फॉर्म अ कॉमन जीनस, लेकिन वो अलग स्पीशीज में से आते हैं. फिर ऑल एनिमल्स इन द ग्रुप शुड हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर, तो ही उसको एक स्पीशीज बोलेंगे. सेम कॉमन जीन पूल. जीन मीन्स उसके जीन्स भी सब एक जैसे होने चाहिए. उसमें बायोमोलिकुलर सिमिलैरिटी होना चाहिए, मतलब उसके एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन सब एक जैसे होने चाहिए. एंड दे शुड शेयर सिमिलर इकोलॉजिकल निश. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, इकोलॉजिकल निश, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. I'll explain to you what it is. Okay, first we will revise what are the characteristics of animals, ताकि आप बोल सको कि ये सब अलग अलग एनिमल्स एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, है ना. जैसे कुत्तों या इंसान में आप बोलोगे वी हैव इंडियंस, वी हैव गॉट अमेरिकन्स, उसमें काफी डिफरेंसेस है. देन यू हैव जापानीज और चाइनीज, जिसमें काफी डिफरेंसेस है. येट वी से के ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. ओके, व्हाई? बिकॉज दे हैव, नंबर 1 देखो, जापानीज, अमेरिकन, चाइनीज, इंडियंस देखोगे तो दे आर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, सॉरी क्लोजली रिजेम्बलिंग ऑर्गेनिज्म. सबके पास सर, हाथ, पैर एक जैसा है. रिजेम्बलिंग 1. Secondly, they can naturally interbreed, so you can have an Indian breeding with a American and they will springs. So that is why we can say Americans and Indians are of the same species, that is humans. Produce of fertile offspring, so ये भी होता है. They have one common ancestor. हमारा common ancestor कौन है?
वो इंसान जो अफ्रीका से निकल के सब जगह गया. ओके, दे आर कॉल्ड होमो इरेक्टस. वो आप इवोल्यूशन के चैप्टर में करोगे. सो सब इंसान का एक कॉमन एंसेस्टर है होमो इरेक्टस, हम बाद में करेंगे. सेम क्रोमोसोम नंबर, चाइनीज हो या जापानीज हो या इंडियन हो, क्रोमोसोम्स वही होंगे. कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. वी हैव द सेम जीन्स, मतलब हम प्रोटीन्स एक जैसे बनाते हैं, सेम एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स. एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर इकोलॉजिकल निश. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आई होप यू नो कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स जिसकी वजह से हम उनको एक स्पीशीज में ग्रुप कर सकते हैं. उसमें हम वी आर डूइंग द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल निश. नाउ इकोलॉजी मींस, एनीबॉडी नोज व्हाट इज इकोलॉजी और व्हाट इज एन इकोसिस्टम? कोई बता पाएगा? लिख नहीं पाओगे, आपको बोलना पड़ेगा. आप लोग कोई बोलते नहीं तो मजा नहीं आता यार. यू नो व्हाट इज इकोलॉजी और व्हाट इज इकोसिस्टम? कोई बताएगा? ट्राई करो. अच्छा, एनीबॉडी विल टेल मी व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज एनवायरनमेंट? ये तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा. व्हाट इज एनवायरनमेंट? आई वांट समबडी टू आंसर, अदरवाइज मैं नाम लेके अभी बोलूंगा, पूछ बोलने के लिए आंसर. आई नो लॉट ऑफ किड्स इन दिस ग्रुप आर स्मार्ट, वेल रेड. आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने पढ़ाई अच्छी की 8, 9, 10th में, so you must know the answer. Tell me what is environment? Very good. All biotic, very good Amruta. All biotic and abiotic components around you. Biotic मतलब animals, plants, fungi, bacteria. That is the biotic surrounding of you. And उसमें है नदी नाला है, रोड है, हवा है, sunlight है. These are abiotic factors. So this your surrounding is called the environment. And surrounding में ये दो तरह की चीजें होती है, बायोटिक चीजें होती है और एबायोटिक चीजें होती है. The next study of biotic and abiotic factors. Very good. Yeah. So please try to answer. I don't know why you are. आप लोग avoid मत करो, बोलो. बोलोगे तो और भी अच्छा. लिखो, कोई बात नहीं है. I don't mind, but try to speak also. Okay. So environment is the sum total of the biotic and abiotic factors around you. ठीक है. इसके स्टडी को एनवायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं या इकोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं. तो स्टडी ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड यू इज कॉल्ड इकोलॉजिकल स्टडीज. और ये नाउ फिर इकोसिस्टम क्या आ गया? नाउ एनवायरमेंट कैन बी वेरी बिग. एनवायरमेंट कैन बी वेरी बिग. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जंगल में जाओगे तो आपको एक जगह पे बहुत थिक ट्रीज मिलेंगे, द मेन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. एक तरफ आपको मिलेगा मे बी अ पॉन्ड. देन वन पार्ट ऑफ द जंगल में आप देखोगे कि mountains है, caves है, वगैरह है. Now all this is in one big ecosystem that is called a forest, and the forest is part of your environment. तो environment एक बड़ी indiscrete चीज है जिसकी कोई बॉर्डर्स नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम की बॉर्डर होती है, क्योंकि जैसे ही वो फॉरेस्ट खत्म हो गया, यू विल से कि नाउ दैट फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैज स्टॉप्ड, है ना. उसके बाजू में हो सकता है एक शहर हो. तो फॉरेस्ट वाले इकोसिस्टम में यू विल गेट वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स एंड वन टाइप ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स. वहां नदियां होगी, वहां पे हवा अलग होगी, वहां पे लाइट की मात्रा अलग होगी. ओके, सो व्हेन यू कैन डिफाइन अ पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट जिसके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स फिक्स्ड है, तो ऐसे रीजन को एक इकोसिस्टम बोलते हैं. जैसे फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, अ पॉन्ड इटसेल्फ इज एन इकोसिस्टम, क्योंकि पॉन्ड में भी अपने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है. ओके, अ सिटी
is also a ecosystem. ठीक है? So many ecosystems together will form your environment. Many ecosystems together will form your environment. And ecosystem के study को बोलते ecology. ठीक है? Now what is the word niche? Okay, ये आप I don't expect you to know, but I want you to tell me what is the word meaning of the word habitat. Habitat मतलब क्या? What is the meaning of the word habitat? बोलो, बोलोगे तो मजा आएगा यार. यू मस्ट ट्राई एंड टॉक. अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा. जब भी बोलने की कोशिश करे तो अनम्यूट करना पड़ेगा. यू राइट ऑल्सो, आई डोंट माइंड. व्हाट इज अ हैबिटेट? हैबिटेट मतलब क्या? आप मुझे एग्जांपल देके भी समझा सकते हो. लिविंग प्लेस, वेरी गुड. ओके, हैबिटेट मींस लिविंग प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज. जैसे फिशेस का हैबिटेट है वाटर. ओके, लायन का हैबिटेट है फॉरेस्ट. सो इट इज द प्लेस वेयर दे लिव, एंड इन दैट प्लेस उनकी मेजॉरिटी ऑफ जरूरतें पूरी हो जाती है. दैट इज कॉल्ड अ हैबिटेट ऑफ देयर. तो इंसानों का हैबिटेट है. ह्यूमन बींग्स का हैबिटेट क्या है? जैसे लायन का फॉरेस्ट है, फिश का वाटर है. इट कैन बी फ्रेश वाटर और सी वाटर. बर्ड्स का हैबिटेट क्या है? बर्ड्स का और इंसान का हैबिटेट क्या है? टेल मी. सब लोग ट्राई करो प्लीज. एवरीबडी ट्राई टू आंसर. सिर्फ 2-3 लोग आंसर करने की जरूरत नहीं है. आप अगर बाजू, आई मीन आई डोंट वांट यू टू, मैं आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ और आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ. सो राइट नाउ ट्राई टू नॉट लुक इनटू द इंटरनेट और समथिंग. सराउंडिंग, ये ट्रीज क्या है? ओके, सो श्रवण थिंक्स देयर इज नो हैबिटेट फॉर ह्यूमंस. कैन यू एक्सप्लेन? श्रवण, नो हैबिटेट मतलब हम कहीं तो जीते हैं ना. लैंड, लैंड फॉर व्हाट? एनिमल्स. So human beings are terrestrial creatures. Okay, so the land part of the earth is our habitat. फिर भी उसको, श्रवण, योर थॉट इज करेक्ट, लेकिन उसको थोड़े अच्छे वर्ड्स में लिखो. एक्सप्लेन इट मोर. व्हाट डू यू मीन के देयर आर नो हैबिटेट फॉर ह्यूमंस? Very good. Humans adapt themselves according to environmental conditions. Very good. Excellent. Just a minute. So humans are terrestrial animals. So that is the answer. Humans are terrestrial. मतलब एक तो उसको land चाहिए, and land मिल गया तो on land they can survive in a variety of habitats, because we are very flexible, we are very smart, and we can adapt very fast. तो हम पर्वतों पे भी रह सकते हैं, बर्फ में इग्लू बना के भी रह सकते हैं. हम लैंड में बहुत धूप है तो एक छावनी बना के भी रह सकते हैं. सो वी हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ habitats where we can survive, reproduce and maintain our species. ठीक है? But all organisms cannot do that. All organisms cannot do that. For example, tell me, can a lion survive in a city? Can a lion survive in a city? Why not?
क्या एक शहर बाजू के फॉरेस्ट से अगर शहर में लायन घुस गया तो मर जाएगा क्या? मरेगा नहीं, विच मीन्स इट कैन सर्वाइव, है ना? बट क्या, wait, Nishant, yeah, Nishikant, good thought, but wait a minute. So on one hand, the environment of the city biologically अगर देखो तो वो रह सकता है, लेकिन क्या इंसान उसको जीने देगा? क्या रोड ट्रैफिक में वो बच पाएगा? मे बी नॉट. सो बायोलॉजिकली मे बी इट कैन सर्वाइव, बट एक्चुअली अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, देन इट विल नॉट सर्वाइव. सर्वाइव करेगा तो शायद रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर भी लिया तो उसके बच्चे नहीं बचेंगे, which means it will not have optimal survival and optimal maintenance of the species. 2-4 दिन 2-4 साल जी लिया तो भी धीरे धीरे अगर लायन सिटी में रहने की कोशिश की तो धीरे धीरे उसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी. Okay, so we say that the city is not the right kind of habitat for the lion. लेकिन अगर आपको बॉम्बे पता है, या हाँ चलो बॉम्बे की बात करते हैं. बॉम्बे में देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनल पार्क. बॉम्बे में बड़ा शहर है लेकिन एक बड़ा ग्रीन एरिया है कॉल्ड नेशनल पार्क. तो वहां पे लायंस मिलते हैं. तो लायंस आर सर्वाइविंग इन बॉम्बे. मतलब हमारा जो पहला सेंटेंस था कि लायंस कैन नॉट सर्वाइव इन अ सिटी इज रॉन्ग, बिकॉज बॉम्बे में लायंस मिलते हैं. ऑफ कोर्स दे आर फाउंड इन द नेशनल पार्क पार्ट ऑफ ये. तब इसको आप वर्ड्स में डालो. हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? व्हाट इट मीन्स इज दैट कि सिटी में भी लायन ने ऐसी एक जगह खोज ली जहां उसको अपनी जरूरत की चीजें मिल गई. मतलब वी से दैट इन द सिटी द लायन फाउंड अन निश एरिया. अ निश एरिया मीन्स ऐसी जगह जहां पे वो अपनी जरूरत की चीजें पालेगा, वहां पे रिप्रोड्यूस कर पाएगा और अपनी स्पीशीज मेंटेन कर पाएगा. ओके, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू. Human beings can survive in the jungle. Okay, you have Adivasis and everybody, but is the forest a niche area for human beings? So it is. It can be a habitat of human beings, but will they thrive? मतलब क्या वो successfully अपना species को promote कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज वहां पे एनिमल्स का डर रहेगा. हो सकता है वहां जरूरत की सब खाने की चीजें ना मिले. हो सकता है कि वहां आसपास में इनफ पानी ना हो, या पानी हो तो सिर्फ मानसून में हो. तो अगर ह्यूमन बीइंग को अच्छी तरह सरवाइव करना है, रिप्रोड्यूस करना है और अपनी स्पीशीज मेंटेन करनी है, तो उसको बहुत सारी चीजें चाहिए. और ऐसी चीजें उसको मिलती है इन एन अर्बन सेटअप, इन अ सिटी लाइक सेटअप. सो ह्यूमन बीइंग्स के लिए सिटीज एंड टाउन्स आर निश एरियाज. लेकिन forest can also be a habitat of the human beings. Okay, so the niche area for a lion is the forest, but it can live in the habitat of a city. But if it has to live in a city, अगर उसको रहना है तो सिटी के अंदर उसको एक niche area ढूंढना पड़ेगा अपने लिए. Okay, so that is the important of a niche, means a part of your environment where the species can survive optimally, मतलब best, in the best possible way, reproduce optimally and produce offsprings so that the species can be maintained. Okay, अब अगर आपको मालूम है पोरीफेरा, पोरीफेरा, what is the niche region for porifera? What is the niche for porifera? What is the niche for porifera? Somebody tell me. I'll give you some clue. पोरीफेरा यूजुअली सॉल्ट वाटर में, मरीन वाटर में मिलते हैं. You usually don't find them in fresh water. So the sea is the habitat. Very good, Malve.
मालवे, वेरी नाइस, सी बेड। लेकिन पॉरीफेरा ऐसा है कि उसको लोकोमोशन नहीं होते, उसको एक बेस चाहिए जहां वो अपने आप को फिक्स कर सके, and that base it will found only on the sea bed, by the base of the sea. So the niche area for porifera is not the whole sea. Sea is the habitat, और habitat के अंदर the base of the sea is the niche area for the porifera. Okay, so I hope you understood what is the meaning of the word niche. ठीक है, किसी को इस पे डाउट है इकोलॉजिकल निश पे? So niche is a part of your habitat. Habitat is a part of your ecosystem. Many ecosystems will make your environment, or it is also called the biosphere. Okay, so the whole big thing is the biosphere, which is your whole environment. लेकिन जब हम biosphere कहते हैं तो सिर्फ हम organisms को consider कर रहे हैं, जब हम environment बोलते हैं तो organisms as well as the abiotic factors को consider कर रहे हैं। एनवायरमेंट को हम छोटे छोटे इकोसिस्टम्स में बांटते हैं, ताकि क्योंकि हर एक इकोसिस्टम में अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स और अलग तरह के एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। इकोसिस्टम्स में भी हो सकता है कि सभी एनिमल्स सभी जगह पे ऑप्टिमली सर्वाइव ना करें, तो विद इन द इकोसिस्टम भी उसको अपना एक निश ढूंढ करना पड़ेगा। जैसे क्रोकोडाइल जंगल में रहता है लेकिन उसको पानी बहुत जरूरी है, तो जंगल में अगर एक तालाब है तो वो उसका निश बन गया। ऐसे ही जंगल में छोड़ दोगे तो क्रोकोडाइल सर्वाइव नहीं करेगा, है ना। बट फॉरेस्ट कैन बी द हैबिटेट, बट द पॉन्ड इज द निश। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा व्हेन वी डू द एनिमल किंगडम। अभी यहाँ कुछ एग्जांपल्स ऑफ स्पीशीज के नाम दिए, यू कैन डू इट इवन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। जस्ट चेकिंग और कुछ आगे है क्या। ओके, और ये सब हम डिटेल में करेंगे व्हेन वी डू द चैप्टर ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, अभी हम उसको छोड़ रहे हैं। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिविंग वर्ल्ड, कैन यू सी द ब्लैक स्लाइड? कैन यू सी द ब्लैक स्लाइड? नहीं दिख रहा? ये ब्लैक एंड व्हाइट स्लाइड नहीं दिख रहा है? एक मिनट, मैं वापस शेयर करता हूँ। हाँ, अभी दिख रहा है ब्लैक टाइप का स्लाइड? ओके, ठीक है। अभी ये पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, रेप्टिलिया टेक्सोनॉमिक एड्स, ये सब हम बाद में करेंगे। लेट मी सी। ओके, नाउ ये स्लाइड में क्या दिखाया है? अ जू और अ जूलॉजिकल पार्क और एन एनिमल पार्क। इज दिस नेचुरल और आर्टिफिशियल? नेचुरल और आर्टिफिशियल? जू और जूलॉजिकल पार्क और एन एनिमल पार्क। It is it 100% artificial? Is it 100% artificial? No, it is a combination of some natural features and some artificial features. For example, पेड़ पौधे जंगल ये सब नेचुरल है, उसमें क्या किया है, वहां इंसान ने जाके कुछ बॉर्डर्स और फेंसेस लगा दिए, तो वो आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, वहां नेचुरल तालाब वालाब नहीं है तो खोद के तालाब बनाया, उसमें पानी डाल दिया। वहां नेचुरल हंटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेचर की तरह करने के लिए वहां उनके एनक्लोज
के केज में कुछ एनिमल्स डाल देंगे सो दैट एनिमल्स कैन ईट इट, जैसे लायन के केज में और कुछ मीट डाल देंगे। मतलब जू में भी व्हाट वी कैन डू इज मेक इट वेरी सिमिलर टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, एंड कुछ 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 स्पीशीज ऐसी होती है जिसका एनवायरनमेंट बहुत फ्रेगमेंटेड है या सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से सम स्पीशीज आर डाइंग और दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड। मतलब अभी जिस तरह से वातावरण या एनवायरनमेंट है उसमें जी नहीं पा रहे, दे आर स्लोली स्लोली डाइंग और बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ऐसी कुछ स्पीशीज को बनाने के लिए, बचाने के लिए वी कैन क्रिएट artificial enclosure but in a natural environment very similar to the natural environment, so that is called a zoo or a zoological park. Okay, वैसे ही ऊपर हम देखेंगे तो 1 minute, दिस इज द बॉटनिकल गार्डन। तो ये गार्डन में बहुत कुछ नेचुरल है लेकिन इंसान ने बनाया है। ग्रास नेचुरल है लेकिन हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रास इंसान ने ग्रो किया है, फिर उसको कवरिंग दिया है सेफ रखने के लिए बर्ड्स से। कभी कभी ग्लास हाउसेस बनाते, दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस ग्लासेस। ओके, सो दैट उसके अंदर वार्मथ बनी रहे। जैसे ठंड प्रदेश में अगर समझो अमेरिका में उनको एग्जीबिशन रखना है ऑफ सम प्लांट्स एंड ट्रीज विच कैन ग्रो इन इंडिया, तो वहां ग्रो कर सकते प्रोवाइडेड एक सेमी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ओके, सो ऐसे प्लांट एनक्लोजर को बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो सेमी नेचुरल और सेमी आर्टिफिशियल। वैसे ही जहां एनिमल्स को रखते, दैट इज ऑल्सो नेचुरल बट क्रिएटेड बाय मैन, सो इट इज सेमी आर्टिफिशियल। नाउ ये नीचे देखो, म्यूजियम। म्यूजियम में और जू में क्या फर्क है? म्यूजियम में और जू में क्या फर्क है? देखो ये भी म्यूजियम है, म्यूजियम और जू में फर्क क्या है? जू में क्या मिलेगा जो आपको म्यूजियम में नहीं मिलेगा? बोलो। नॉन लिविंग एंड लिविंग, वेरी गुड। सो ओनकार, सो म्यूजियम में यू फाइंड व्हाट इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। मैं भेज रहा हूँ वर्ड आर्टिफैक्ट्स, मतलब नॉन लिविंग चीजें। तो दे आर नेचुरल बट प्रिजर्व्ड। सो जब लिविंग एनिमल्स नहीं आपको मिलते एंड आपको फिर भी उनके बारे में स्टडी करना है, देखना है या एग्जीबिशन करना है, तो यू कैन गेट द डेड वर्जन और द प्रिजर्व्ड वर्जन। तो ऐसे जगह को म्यूजियम बोलते हैं। ओके, म्यूजियम इज नॉट नेचुरल एट ऑल। ठीक है, उधर एनिमल्स भी या ऑर्गेनिजम्स भी डेड होते हैं एंड द एनवायरनमेंट इज नॉट नेचुरल। ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट point here, a wildlife sanctuary और a national और a biodiversity park। यहाँ भी एनिमल्स दिख रहे हैं, मैंने पहले भी दिखाया था, जू में भी एनिमल्स थे, हाथी दिखाए थे, जिराफ दिखाए थे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, दोनों में से ज्यादा नेचुरल कौन सा है, जू या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? विच इज मोर नेचुरल? चलो ट्राई टू आंसर। Wildlife sanctuary is more natural. Which is bigger, zoo or a wildlife sanctuary? Wildlife sanctuary. So a large natural part
ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा, उसको इंसान सिर्फ क्या करता है, सिर्फ कुछ बॉर्डरिंग या फेंसिंग कर देता है, या फेंसिंग भी नहीं करता है लेकिन उस एरिया के लिए कुछ रूल्स बना देता है इंसान, कि यहाँ पे हंटिंग नहीं हो सकता है, यहाँ के पेड़ पौधे आप निकाल नहीं सकते हो, यहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब उस रीजन को वो जैसा है वैसा ही वाइल्ड फॉर्म में रहने देना है। सो वी आर गोइंग टू प्रिजर्व दैट पार्ट ऑफ नेचर एज इट इज। तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ, वहाँ के प्लांट पौधे, एनिमल सब जैसे है वैसे रह सकते हैं, है ना। अगर वैसे रखना है तो छोटे छोटे एनक्लोजर्स में तो रख नहीं सकते, तो आप उन्हीं के उन्हीं के एरिया का, जैसे जंगल का एक हिस्सा ले लो और उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट ऐसे घोषित कर दो या डिक्लेयर कर दो। उसके अंदर से गाड़ियां भी नहीं जा सकती, उसके अंदर से आप रोड भी नहीं बना सकते, वहां पे आप घर भी नहीं बना सकते, और वहां पे आप आपकी भाजी मंडी भी नहीं लगा सकते हो, इवन इफ वहां पे बहुत सब्जियां ग्रो हो रही है। सो देर विल बी मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। बिग नेचुरल रिजर्व्स या फॉरेस्ट रिजर्व्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग विच द ह्यूमन बींग्स हैव डन फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना। फॉरेस्ट इज अ वेरी बिग थिंग, उसको कंट्रोल करना या प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फॉरेस्ट के एक हिस्से को डेफिनेटली हम लोग ध्यान रख सकते हैं, और उस एरिया में वी विल प्रोवाइड ऑल द रिसोर्सेस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि उधर नेचुरल हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम रखेंगे। सो ऐसे जगहों को बोलते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, कीज, ये अगेन डिफिकल्ट टॉपिक है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, और इसके बाद हम बंद कर देंगे। ये अभी स्लाइड दिख रहा है, व्हाइट वाला स्लाइड दिख रहा है? कैन यू सी दिस वाइल्ड यूनिट 1 वाला स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? यस और नो? ओके, श्रवण ब्लैक ही दिख रहा है अभी तक? वेट, मैं वापस शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है यूनिट 1? कैन यू सी यूनिट 1? ओके, फाइन। सो अभी यहाँ पे क्या दिखाया है, वी आर गोइंग टू डू सम डेफिनेशंस। व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। इसके पहले हमने किया था इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या था, हम एक तरफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, दूसरी तरफ एबायोटिक फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, जैसे हीट, सन, एयर, वाटर एटसेट्रा, एंड दोनों के इंटरेक्शन, दोनों के बीच का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं कि हाउ ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद वाटर, हम सन का क्या फायदा उठा सकते हैं, सॉइल में हम क्या कर सकते हैं, दैट इज इकोलॉजी। ओके, देन आयर लिविंग वर्ल्ड। Okay, now we come to the last thing today and then we will stop. What is life? I want all of you to read the definition. Left side में पढ़ो. Life is a characteristic of some peculiar. Peculiar मतलब अजूबे जैसा, very weird. Okay, peculiar मतलब very special. Physical entities called organisms. वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? इट कैन बी अ सेल और अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सेल्स. कॉन्ग्लोमरेट मतलब एक साथ में इकट्ठा हुए सेल्स. So every tissue is made up of a lot of cells. So tissue is a conglomerate of cells. Okay. So
ऐसे organisms which exhibit some or all of the following complex self-sustaining biological traits or characteristics and processes, है ना. So not an easy definition. लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए हमको ऐसे फिजिकल एंटिटीज देखना है जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज है. ओके, सो कौन सी प्रॉपर्टीज? वेरी कॉम्प्लेक्स सेल्फ सस्टेनिंग बायोलॉजिकल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. जो जो फिजिकल एंटिटी में आपको दिस सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फिजिकल एंटिटीज को आप ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे. Okay, now what are those properties? Okay, there are two groups of properties. One is the defining properties. मतलब ये होना इतना जरूरी है, ये प्रॉपर्टीज के अगर ये नहीं है तो वो चीज को आप लिविंग नहीं बोल सकते हो. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. एंड द अदर ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज आर द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और कुछ में नहीं भी हो तो भी चलता है, स्टिल इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. Okay, now I want you to go through this list. First is the defining properties and then the non-defining properties. मैं नहीं पढ़ूंगा, आप एक बार पढ़ लो. What are the defining properties? जिसके बिना आप किसी भी चीज या वस्तु को लिविंग नहीं बोल सकते हो. That is the defining properties. And दूसरी राइट साइड में है वो non-defining properties. अभी इसमें डज क्या जो मैंने लिस्ट की है प्रॉपर्टीज, क्या वो बराबर है या उसमें कोई मिस्टेक है? I'll tell you there is one mistake. ये दोनों में से एक में जो प्रॉपर्टीज है उसमें मिस्टेक है. Who can pick up that mistake? Some defining properties of life and some non-defining properties of life. और दोनों में से एक में एक मिस्टेक है. कौन पिकअप करेगा वो मिस्टेक? Anybody? Okay, I'll come to it. What about death? Is death a property of life? Is death a property of life? Death is a defining property of life. मतलब हर ऑर्गेनिज्म को एक ना एक दिन मरना है. Amruta, that is what you are trying to say, that death is a defining property of life. That means all organisms will die sometime or the other. बराबर है? No, this is wrong. So now I want to ask you the indirect question. Tell me some organisms which don't die. श्रवण मैं समझाता हूँ, एक मिनट. I will tell. अब ये डेथ का एग्जांपल करोगे तो आपको शायद समझेगा. Does anybody know organisms which never die or cells which never die? हमेशा जिंदा. Living organisms or cells which never die. Anybody? Snake मरते नहीं. अरे ये मरते भी है मारते भी है, भूल से भी बाजू में मत जाना. Snakes do die. वो सिर्फ हिंदी फिल्मों में नागिन बार बार जन्म लेके वो आती है, लेकिन बायोलॉजी में स्नेक मरते हैं. फिल्मों में शायद नहीं मरते होंगे, और वो भी नागिन वाले. हाँ, लेकिन अदरवाइज मरते हैं. कोरडे, यस, वेरी गुड. बैक्टीरिया, मोनेरा डोंट डाई.
एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। यूनिसेल्युलर सेल्स, सेनेसेंट मतलब क्या? सेनेसेंट का मतलब क्या अनुजा? मालवे, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन मी। आपने लिखा है बैक्टीरिया एंड यूनिसेल्युलर सेल्स डोंट डाई, तो एक्सप्लेन करो, मरते नहीं क्या वो बैक्टीरिया? एंड अनुजा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेनेसेंट? मालवे कोडे आ जवाब दिया है, सही दिया है, लेकिन एक्सप्लेन करो। मतलब इधर उधर क्या इंटरनेट से देख के उठा लिया? ओके, एनीवे, सेनेसेंट मींस ओल्ड, एजेड। सेनेसेंट, सेनेसेंस मतलब ओल्ड एज, और सेनेसेंट मतलब ओल्ड सेल्स। आई डोंट नो व्हाई यू रोट देम। मतलब बूढ़े सेल्स मरते नहीं क्या अनुजा? आई डोंट नो व्हाई यू रोट दैट। ओके, लेकिन बैक्टीरिया एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दे नेवर डाई। इनफैक्ट क्या होता है, एक कोई भी बैक्टीरिया ले लो, एनी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सेल हो, टिश्यू हो, उसमें विथ टाइम, टाइम आफ्टर सम टाइम, यूजुअली वी एक्सपेक्ट कि उसके फंक्शनिंग में डिटीरियोरेशन होगा। मतलब आज यंग है, जवान है सेल, तो सब फंक्शंस कर पा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसके फंक्शंस में गिरावट आएगी। एक ऐसा वक्त आता है, गिरावट इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके अंदर सब फंक्शन करने की क्षमता रहती नहीं है, आखिर में वो मर जाता है। तो दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द बॉडी। ओके, मर जाते, फिर उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है, नहीं भी आए, बट यूजुअली विथ टाइम द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ सेल्स विल डिटीरियोरेट, कम हो जाएगी, एंड देन दे कैन नॉट सर्वाइव, सो दे विल डाई। बट ये बैक्टीरिया में और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब उनकी एज होती है, समझो हो सकता है कि बैक्टीरिया की एज सिर्फ 20 मिनट की हो, एंड दे आर गोइंग टू क्विकली डिवाइड। सम बैक्टीरिया की एज 2 दिन की होती है, सो वन, देयर लाइफ स्पैन इज नॉट बिग। सेकेंड, जब फिर भी इन दैट शॉर्ट टाइम भी अगर उनके फंक्शंस में डिटीरियोरेट आया, तो वो जो केमिकल्स इकट्ठा होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे ऐसा कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है कि दे स्टार्ट डिवाइडिंग। मतलब मरने के पहले वो एक के दो हो जाते, और फिर वो दो बच्चे जो उसके जो डॉटर सेल्स है, दे आर यंग नाउ, उनमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट है अब वो एक के बदले दो में डिवाइड हो गया। अब दो में डिवाइड हो गया तो वो टॉलरेट कर पाते, फिर वो डॉटर सेल सब बूढ़े हो जाएंगे, चाहे 20 मिनट में हो या 2 दिन में हो, बिफोर दे अगेन एक्यूमुलेट मेटाबॉलिक वेस्ट जिससे उनको मरना पड़ेगा, उसके पहले वापस वो डिवाइड हो जाते। विच मीन्स अगर 1000 साल पहले एक बैक्टीरियम था और आज हम बैक्टीरियम देख दे रहे हैं, तो वो 1000 साल पहले वाले बैक्टीरियम का भी कुछ हिस्सा हमको आज के बैक्टीरियम में दिखेगा, बिकॉज दे आर ऑल डॉटर सेल्स। In that sense, they continue to live, but in the form of daughter cells. And so we say that they never die. Before they die, they will divide. अभी other than bacteria and unicellular cells, और कोई? I will come to that jellyfish, हम बाद में आते हैं। ओके, हम जनरली अभी कॉमन चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम एक्सेप्शंस बाद में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी जस्ट डिस्कस कि बैक्टीरिया क्यों नहीं मरते, क्योंकि मरने के पहले डिवाइड करके वो बच्चे पैदा कर देते हैं, और उनका आधा आधा हिस्सा डॉटर सेल्स में चला जाता है। सो वी हैव टू से कि दे आर स्टिल लिविंग, बिकॉज वो गायब नहीं हो जाते, बस एक के दो बन जाते हैं। ओके, नाउ ह्यूमन बींग्स में क्या ऐसे कुछ सेल्स है जो इस तरह कभी मरते नहीं? ह्यूमन बींग्स में क्या ऐसे कुछ सेल्स है जो कभी मरते नहीं? आई विल गिव यू अ हिंट, दे आर नॉट नॉर्मल सेल्स, दे आर एबनॉर्मल सेल्स। दे आर एबनॉर्मल सेल्स।
जो ह्यूमन बींग्स में अगर हो गए, आ गए, तो फिर वो मरते नहीं। एनीबडी? और एक हिंट देता हूँ, वो खुद तो मरेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है इंसान को मार डालेंगे। ऐसे कौन से सेल्स है? इंसान के ही सेल्स जो एबनॉर्मल हो जाते हैं और मरने के बजाय वो मरते नहीं, एंड हो सकता है कि वो इंसान को ही मार डाले। विच सेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट? वेरी गुड, कोरडे। सो कैंसरस सेल्स, है ना? तो कैंसर में क्या होता है कि सेल्स में म्यूटेशन हो जाता है, उसके डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, एंड ऐसे कुछ जीन्स पैदा हो जाते हैं जो उसको मरने नहीं देते। वो मरने ही नहीं देते मतलब उसको बूढ़ा होने नहीं देते। ओके, नाउ डिटेल्स हम बाद में करेंगे, बट कैंसरस सेल्स आर ऑल्सो इमॉर्टल सेल्स। इमॉर्टल मतलब जो कभी मरते नहीं, वी कॉल देम immortal cells. So all unicellular organisms and cancer cells, they are immortal, they never die. ठीक है? Other than that, all organisms and cells will die. लेकिन because there is one big category of organisms जिस जो मरते नहीं, so we say कि death is a non-defining property of organisms. मतलब जरूरी नहीं कि हर एक ने मरना चाहिए। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक मिस्टेक है, वो आपको सिर्फ सोचने के लिए मजबूर करना था, बट मेरे ख्याल से इसमें कोई मिस्टेक है नहीं। देयर इज नो मिस्टेक इन दिस लिस्ट। ओके, और ये हम चीजें नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई एम एंडिंग। किसी को कुछ सवाल पूछना है और कुछ पर्सनल एकेडमिक कोई तकलीफ, दिक्कत, कनेक्टिविटी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो इफ एवरीथिंग इज ओके यू कैन लीव द क्लासरूम। मैं भी 2 मिनट में क्लास एंड कर दूंगा। ओके, मैं कुछ दिनों तक आप लोग को नोट्स नहीं भेजने वाला हूँ। आई डोंट वांट यू टू टेक स्ट्रेस, जस्ट रिलैक्स, चिल। अभी भी 2-4 फिल्म देख लो, गाने बाने सुन लो, एंजॉय कर लो। घर पे बैठ के बोर हो रहे होंगे, सो फिलहाल अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते में भी हम इसी तरह जनरल डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद वाले हफ्ते में हम आपका एक्चुअल चैप्टर वाइज सिलेबस करेंगे। ये सब जो कर रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन अगले हफ्ते एग्जाम नहीं होगी उसकी। सो अभी भी थोड़े मजे कर लो ये हफ्ता, क्योंकि सॉरी अगला हफ्ता भी। उसके बाद तो हम जोर में चालू करेंगे। फिर एक बार सिलेबस चालू हो जाएगा फिर आपको इधर उधर देखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना एंजॉय करना है ये हफ्ते और अगले हफ्ते में, अगले संडे तक एंजॉय कर लो। ठीक है, सो सी यू, बाय बाय।